नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू वाले में आपका स्वागत है। एक बात पर गौर करने वाली है, अगर किसी के पास सिर्फ 10 मिनट हो और उसे पूरे भारत का सांस्कृतिक नक्शा समझना हो, तो क्या ये मुमकिन है? 10 मिनट में मुझे तो नहीं लगता। मतलब ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत है ना, वो ठीक यही काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी रिसर्च फाइल या कोई मोटी किताब नहीं है। ये एसएससी वाला यूट्यूब चैनल का एक ऐसा तेज तर्रार वीडियो है जो बस किसी तूफान की तरह आता है और चला जाता है। समझ रही हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं वाले वीडियो अक्सर ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। इसमें नमो मैम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेलों पर जानकारी की जैसे एक फायर होस चला रही हैं। बाप रे, फायर होज! हाँ यार, सिर्फ 10 मिनट और 120 से अधिक सवाल। ये इतनी तेज जानकारी है कि एक पल के लिए इंसान सुन्न हो जाए कि आखिर याद क्या क्या रखना है और कैसे रखना है। सही बात है। उस वीडियो को देखते हुए सच में ऐसा लगता है जैसे कोई एक बहुत तेज बुलेट ट्रेन में बैठा और खिड़की के बाहर से पूरा देश एक झटके में गुजर रहा हो। एकदम सही एनालॉजी है। परीक्षाओं का यही दबाव होता है ना। छात्रों को सिर्फ समझना नहीं होता, बल्कि एक निर्धारित समय सीमा के अंदर तथ्यों को दिमाग में स्कैन करना होता है। और यही आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन है। हम इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को थोड़ा सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारी कोशिश ये होगी कि बिना रट्टा मारे, बिना किसी दबाव के इन 120 सवालों के पीछे छिपी भारत की असली तस्वीर को समझा जाए। उन लोगों के लिए जो बस नई चीजें सीखना पसंद करते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि इस डेटा के अंबार से कुछ बेहतरीन आहा मोमेंट्स निकाले जाएं, ताकि ये जानकारी सिर्फ एक लिस्ट बन के न रह जाए, बल्कि एक कहानी बन जाए। एकदम सही। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और कहानी की बात करें तो मुझे इस स्रोत की शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी बहुत ही मानवीय पल नजर आया। ओहो, वो एशिया का प्रकाश वाला सुधारना? हाँ, बिल्कुल वही। वीडियो की शुरुआत में ही शिक्षिका एक गलती सुधारती हैं। वो बताती हैं कि किसी पिछले वीडियो में जल्दी में लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश के सवाल पर गौतम बुद्ध की जगह किसी और विकल्प पर टिक लग गया था, जो कि बहुत आम बात है वैसी जल्दबाजी में। बिल्कुल। और ये छोटी सी बात बहुत कुछ कहती है। हम अक्सर शिक्षकों या इन एजुकेशनल चैनल्स को कोई मशीन मान लेते हैं जो कभी गलती नहीं कर सकते। सही कहा। लेकिन उस तेज रफ्तार के बीच इस तरह की ईमानदारी से की गई स्वीकारोक्ति दिखाती है कि सीखने और सिखाने का पूरा ढांचा कितना मानवीय है। गलतियां होती हैं और उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना ही असल पढ़ाई है। और शायद यही इस पूरी सूची को देखने का नजरिया भी बदल देता है। जब हम उस वीडियो को सुनते हैं तो पहली नजर में वो सिर्फ राज्यों और त्योहारों की एक सूखी सी लिस्ट लगती है। रटने वाला एक बोरिंग सिलेबस। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये 120 त्योहार सिर्फ परीक्षा के प्रश्न नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर गहराई से देखा जाए तो ये लिस्ट असल में भारत के काम करने, उसके मौसम के बदलने और उसके लोगों के सोचने के तरीके का एक लाइव डैशबोर्ड है। लाइव डैशबोर्ड? क्या बात है। हाँ, क्योंकि जब कोई छात्र इन नामों को रट रहा होता है तो वो अनजाने में ही भारत के हजारों सालों के इतिहास और भूगोल को खंगाल रहा होता है। बहुत सही बात कही। तो आइए इस डैशबोर्ड को थोड़ा डिकोड करते हैं। इस वीडियो में जो सबसे बड़ा पैटर्न उभर कर आता है वो है नया साल। नववर्ष। हम आमतौर पर मानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए नया साल मतलब 1 जनवरी, 31 दिसंबर की रात को पार्टी करो और खत्म। हाँ, ग्लोबल कैलेंडर तो यही कहता है। लेकिन इस स्रोत को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे भारत के पास जश्न मनाने के लिए एक नहीं बल्कि दर्जनों 1 जनवरी मौजूद हैं। बिल्कुल। अलग अलग राज्यों में नए साल का स्वागत इतने अलग अलग तरीकों से हो रहा है कि कोई भी हैरान रह जाए। यही तो इस देश की जटिलता और खूबसूरती है। हर क्षेत्र का अपना एक अलग टाइम जोन तो नहीं है, लेकिन अपना एक अलग सांस्कृतिक कैलेंडर जरूर है। एकदम सही। अगर हम उस लिस्ट को नक्शे पर रखें तो पूर्व में असम से शुरुआत करते हैं। वहां नव वर्ष को रोंगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। और वहां से सीधे दक्षिण की तरफ निकलें तो तमिलनाडु में से पुथांडु कहा जाता है। हाँ, और वहीं बगल में केरल में नए साल की शुरुआत विशु त्योहार से हो रही है। और अगर हम पश्चिम में आएं तो महाराष्ट्र में हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल को गुड़ी पड़वा के रूप में बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता है। और दक्षिण के ही 3 प्रमुख राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन तीनों ने एक ही त्योहार को नए साल के रूप में अपना रखा है, जिसे उगादी कहते हैं। मतलब नाम अलग, इलाके अलग, लेकिन भावना बिल्कुल वही। हाँ,
और सबसे दिलचस्प बात जो स्रोत में बताई गई है वो है लद्दाख और सिक्किम की। ओहो, वो बर्फीले इलाके। बिल्कुल, इन ऊंचाई वाले इलाकों में तिब्बती नववर्ष मनाया जाता है जिसे लोसर कहा जाता है। लोसर मतलब एक ही देश में कोई जनवरी से लेकर अप्रैल तक सिर्फ अलग अलग जगह यात्रा करके कई बार नया साल मना सकता है ना कमाल की बात। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये समय को मापने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। वो कैसे? जो लोग पहाड़ों पर हैं, उनका जीवन तिब्बती कैलेंडर और बर्फ पिघलने के चक्र से तय होता है। मौसम के हिसाब से। हाँ, और जो लोग मैदानी या तटीय इलाकों में हैं, उनका नया साल तब शुरू होता है जब उनकी फसल कटकर घर आती है। रोंगाली बिहू हो या विशु, ये असल में प्रकृति के कैलेंडर हैं। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि भारत में समय कोई सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि ये मौसम और खेती के चक्कर के साथ गोल गोल घूमता है। फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया गया है, ट्रिक्स और निमोनिक्स। बिल्कुल। लेकिन एक ट्रिक ऐसी थी जिसे सुनकर मुझे लगा कि यार क्या हम चीजों को बहुत ज्यादा ही छोटा नहीं कर रहे? अच्छा, आप किस ट्रिक की बात कर रहे हैं? वो जो निंजा तकनीक वीडियो में बताई गई है। ओहो, निंजा तकनीक। हाँ, शिक्षिका कहती हैं कि जहां भी कूट शब्द आए, बिना सोचे समझे मिजोरम को कूट देना। मिजोरम को कूट देना? हाँ, मतलब परीक्षा में कोई भी त्योहार दिखे जिसके नाम के अंत में कूट हो तो सीधा मिजोरम वाले विकल्प पर टिक लगा दो। इसके उदाहरण भी दिए गए हैं स्रोत में, चापचर कूट, मीम कूट, पॉल कूट। परीक्षा के लिए तो ये ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसी ट्रिक से हम इन त्योहारों की असली आत्मा को ही मार रहे हैं? बस एक शब्द पकड़ा और रट्टा मार लिया। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। पहली नजर में ये एक रट्टा मारने वाली ट्रिक ही लगती है, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये शॉर्टकट असल में बहुत गहरी बात कह रहे हैं। गहरी बात एक शॉर्टकट में? बिल्कुल। ये ट्रिक्स अनजाने में छात्रों को भाषा विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान पढ़ा रही हैं। वो कैसे, थोड़ा समझाइए। मिजो भाषा में कूट शब्द का शाब्दिक अर्थ ही त्योहार या उत्सव होता है। अच्छा। हाँ, जब कोई छात्र बार बार मीम कूट या चापचर कूट पढ़ता है तो वो असल में एक जनजातीय संस्कृति यानी ट्राइबल कल्चर के भाषाई पैटर्न को समझ रहा होता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में खेती के अलग अलग चरणों को इन उत्सवों के जरिए मनाया जाता है। तो जो चीज परीक्षा पास करने की एक मजेदार ट्रिक लग रही है, वो वास्तव में उस पूरी कम्युनिटी की पहचान का एक अहम हिस्सा है। क्या बात है। छात्र भले ही इसे मिजोरम को कूटने के मजाक के रूप में याद रखें, लेकिन अंततः वे एक क्षेत्रीय भाषा के सबसे महत्वपूर्ण शब्द को अपने दिमाग में बैठा रहे हैं। वाह, मतलब ट्रिक के अंदर भी एक सांस्कृतिक सच्चाई छिपी है। शब्दों के इस खेल में एक और चीज स्रोत में बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई गई, वो है भ्रमित करने वाले नाम। हाँ, जहाँ नाम इतने मिलते जुलते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। बिल्कुल, जैसे वीडियो में 2 त्योहारों का जिक्र है, हरेली और हरेला। हरेली और हरेला। हाँ, शिक्षिका खास तौर पर चेतावनी देती हैं कि इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। हरेली त्योहार का संबंध छत्तीसगढ़ से है, जबकि हरेला उत्तराखंड का पर्व है। और परीक्षा के दबाव में कोई भी ई और आ की मात्रा में उलझ सकता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ भी वही पैटर्न काम कर रहा है। हरेली और हरेला दोनों का मूल शब्द क्या है? हरियाली। हरियाली। हाँ। ये देखिए कि उत्तराखंड की ठंडी पहाड़ियों से लेकर हाँ। छत्तीसगढ़ के जंगलों तक दूरी हजारों किलोमीटर की है, लेकिन प्रकृति और बारिश का स्वागत करने का तरीका एकदम समान है। बिल्कुल। दोनों ही त्योहार मानसून के आने और खेती की शुरुआत के जश्न हैं। शब्दों की ये समानता इस बात का सबूत है कि भले ही नक्शे पर ये राज्य दूर हों, लेकिन खेती बाड़ी से जुड़े उनके मूल्य और उनकी भावनाएं एक ही जमीन से जुड़ी हुई हैं। और जहाँ खेती की बात आती है, हरियाली की बात आती है, वहाँ जाहिर तौर पे वो जानवर भी होंगे जो उस खेती का आधार हैं। एकदम सही बात है। इस वीडियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात को समर्पित है कि कैसे इंसान और जानवरों का रिश्ता भारत के त्योहारों का एक मुख्य केंद्र है। और इनमें जो ऊर्जा और जोश है वो तो कमाल का है। बिल्कुल, ये कोई शांत बैठकर पूजा करने वाले त्योहार नहीं है। इनमें बहुत एक्शन है, भरपूर एक्शन है। हम सब तमिलनाडु के जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो बैलों वाला खेल। हाँ। इस लिस्ट में कर्नाटक का कंबाला भी शामिल है, जहां कृषक समुदाय कीचड़ से भरे खेतों में भैंसों की दौड़ आयोजित करता है। कंबाला जी। इसके अलावा कुछ विशाल मेलों का जिक्र है, जैसे बिहार का सोनपुर मेला, जो भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, और राजस्थान के बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जिसका 2022 का संस्करण वीडियो में खास तौर पर मेंशन किया गया है। अगर इन आयोजनों को कोई सिर्फ मनोरंजन के नजरिए से देखेगा तो शायद पूरी बात समझ नहीं आएगी। सही कहा।
भारत मूल रूप से एक कृषि प्रधान समाज रहा है। एक किसान के लिए उसका बैल, भैंस या ऊंट सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं होता। वे उसके सहकर्मी होते हैं, को-वर्कर्स होते हैं, उसके परिवार का हिस्सा होते हैं, जिनके बिना शायद सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं था। एकदम सही। पंबाला या जल्लीकट्टू जैसे आयोजनों में जानवरों की शक्ति और किसान के साथ उनके तालमेल का प्रदर्शन होता है। ये एक तरह का सम्मान है जो किसान अपने जानवरों को देता है। और इसी कृतज्ञता की कड़ी में फसलों और प्रकृति से जुड़े कई और उत्सव भी लिस्ट में हैं। जैसे ओडिशा का नुआखाई, बिल्कुल, जो नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। और नागालैंड का मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल जो पूरे 10 दिनों तक चलता है। सोचिए, 10 दिन का जश्न। हाँ, और तेलंगाना का बथुकम्मा जो पूरी तरह से फूलों का त्योहार है। ये सभी त्योहार इंसान को याद दिलाते हैं कि वो प्रकृति का मालिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। बथुकम्मा में फूलों के जरिए ऊर्जा का जश्न मनाना या नुआखाई में जमीन को धन्यवाद देना, ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा होने की स्वीकारोक्ति है। खेती और जमीन से जुड़े इन उत्सवों को देखने के बाद जब वीडियो आगे बढ़ता है तो अचानक से विषय बदलता है। हाँ, एकदम गियर शिफ्ट होता है। और हम कला, पौराणिक कथाओं और फिर बिल्कुल मॉडर्न तकनीक के एक अजीब लेकिन शानदार संगम में पहुंच जाते हैं। सही बात है। इस लिस्ट में ऐसा लगता है जैसे समय के हर दौर का कोई न कोई प्रतिनिधि मौजूद है। वो कैसे? जैसे पहले कुछ प्राचीन और पौराणिक उत्सवों को देखते हैं। असम का अंबुबाची त्योहार जो देवी सती को समर्पित है। फिर गुजरात का माधवपुर मेला जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह से जुड़ा हुआ है। हाँ। और एक बहुत ही रोचक जानकारी जो वीडियो से मिली वो है मणिपुर का लाई हरोबा त्योहार। बताया गया है कि यह देवताओं के आनंद का उत्सव है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसी त्योहार के अनुष्ठानों से मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ये कला के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अक्सर शास्त्रीय नृत्यों को स्टेज या थिएटर के नजरिए से देखते हैं, लेकिन लाई हरोबा ये याद दिलाता है कि भारत में कला की शुरुआत आस्था और लोक उत्सवों से ही हुई है। बिल्कुल। एक अनुष्ठान कैसे समय के साथ एक बेहद परिष्कृत शास्त्रीय कला का रूप ले लेता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और इसी कड़ी में इतिहास की एक और महत्वपूर्ण घटना इस लिस्ट में आती है, पंजाब का बैसाखी उत्सव। हाँ, बैसाखी। हम सब इसे एक फसल के त्योहार के रूप में जानते हैं, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य जोड़ा गया है कि 1699 में इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। मतलब एक ही त्योहार के अंदर खेती भी है और एक गहरे ऐतिहासिक आंदोलन की जड़ें भी। सही कहा। ये सारे त्योहार असल में हमारे लिविंग म्यूजियम है, जीवित संग्रहालय हैं, जो इतिहास को किताबों से बाहर निकालकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा रखते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ प्राचीन इतिहास तक सीमित नहीं रहती। हाँ, वो मॉडर्न वाला हिस्सा। कहाँ हम शास्त्रीय नृत्य और देवताओं के विवाह की बात कर रहे थे, और कहाँ लिस्ट में शामिल हो जाता है नई दिल्ली का भारत ड्रोन महोत्सव और पीएम स्वनिधि महोत्सव 2022। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इतना ही नहीं, कृषि का भी एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में लैवेंडर महोत्सव के जरिए। लैवेंडर की खेती, हाँ। और फिर लेह का आइस क्लाइंबिंग और स्नो स्कीइंग महोत्सव। मतलब अब हम मौसम और बर्फ का जश्न बस पूजा करके नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स और एडवेंचर के जरिए भी मना रहे हैं। और यही बात एक जीवित संस्कृति को परिभाषित करती है। कोई भी संस्कृति तभी तक जिंदा रहती है जब तक वो पुरानी जड़ों से जुड़ी रहे और नई चीजों को भी अपनाती रहे। बिल्कुल। भारत आज भी अपने देवी देवताओं के विवाह का जश्न मना रहा है, लेकिन साथ ही वो तकनीक जैसे ड्रोन और मॉडर्न टूरिज्म जैसे स्नो स्कीइंग को भी अपनी उत्सव परंपरा का हिस्सा बना रहा है। और वो लैवेंडर महोत्सव तो ये भी दिखाता है कि हमारी खेती के तरीके कितने बदल रहे हैं। हाँ, अब सिर्फ गेहूं चावल के त्योहार नहीं है, कमर्शियल खेती भी एक उत्सव बन रही है। ये विविधता सच में किसी भी इंसान का नजरिया व्यापक कर सकती है। लेकिन इस विविधता, इतिहास और आधुनिकता के गंभीर चर्चा के बीच वीडियो में एक ऐसा पल आया जिसे देखकर मैं सच में हैरान रह गया और थोड़ी हंसी भी आई। ऐसा क्या था उस सवाल में? परीक्षा की तैयारी के दौरान कई बार कुछ ऐसा रटना पड़ता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। वो तो है। वीडियो में एक सवाल था कि ईस्टर का त्योहार किस दिन पड़ता है। अब हम सब जानते हैं कि ईस्टर रविवार को होता है, गुड फ्राइडे के बाद। हाँ, संडे को ही होता है। लेकिन स्रोत में शिक्षिका ने इसका जो उत्तर दिया, जो शायद उस विशिष्ट परीक्षा के किसी आंसर की में सही माना गया होगा, वो था गुरुवार/यस्टरडे। क्या बात करें, गुरुवार और यस्टरडे? हाँ, मैंने इसे स्रोत में हूबहू देखा, थर्सडे या यस्टरडे लिखा था। बाप रे।
सोचिए किसी पेपर सेटर ने कोई अजीब सा विकल्प डाला होगा या किसी भाषा का गलत अनुवाद हो गया है और अब लाखों छात्र नंबर पाने के लिए रट रहे हैं कि ईस्टर गुरुवार को होता है। ये सच में मजेदार भी है और थोड़ा चिंताजनक भी है। बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं का अपना एक अलग ही इकोसिस्टम बन गया है, जहां लॉजिक या वास्तविकता से ज्यादा इस बात पर जोर होता है कि पिछली बार आंसर की में क्या सही माना गया था। बस नंबर चाहिए। कई बार एक टाइपिंग की गलती या खराब ट्रांसलेशन एक स्थापित तथ्य बन जाता है और छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं होता सिवाय उसे सच मानकर याद करने के। सही बात है। ये एक तरह का परीक्षा वाला सत्य बन जाता है जिसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो इस 10 मिनट के उस फायर होज वीडियो के जरिए हमने जो भी सफर तय किया है उसे अब समेटने का वक्त आ गया है। इस चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि ये 120 से ज्यादा सवालों की लिस्ट सिर्फ एक फैक्ट शीट नहीं है जिसे बस परीक्षा हॉल में याद करके उगल देना है। एकदम सही। ये लिस्ट एक रिमाइंडर है कि इस देश के किसी न किसी हिस्से में हर एक दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसे लोग पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बात उन सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है जो दुनिया को अलग अलग नजरियों से देखना चाहते हैं। बिल्कुल। लोग अक्सर अपने कुएं के मेंढक बन जाते हैं। लगता है कि हमारा नया साल, हमारा त्योहार या हमारी मान्यताएं ही पूरी दुनिया का सच है। हाँ, हम अपनी दुनिया में सिमट जाते हैं। लेकिन जब कोई देखता है कि एक ही देश में समय को, मौसम को और यहाँ तक कि जानवरों को भी देखने के इतने सारे अलग अलग और खूबसूरत तरीके हैं तो दिमाग खुलता है। विविधता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक टूल है जिससे हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जब ये समझ आ जाता है कि कोई समुदाय अपना त्योहार क्यों मना रहा है तो उनके प्रति नजरिया सहिष्णु और सम्मानजनक हो जाता है। जानकारी असल में लोगों को करीब लाती है। बहुत खूब। इसी बात से जुड़ा एक आखिरी विचार, एक ऐसा सवाल जो शायद सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या? स्रोत में हमने कुछ ऐसे त्योहार देखे जो किसी एक राज्य की सीमा को नहीं मानते। हाँ। जैसे सरहुल त्योहार का जिक्र हुआ जिसे झारखंड में भी मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी। और परीक्षा के विकल्प उसी अनुसार बदलते हैं। और वो उगादी वाला उदाहरण भी जो एक साथ कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बिल्कुल। ये तथ्य इस बात पर विचार करने के लिए छोड़ जाते हैं कि इंसानों ने नक्शे पर जो लकीरें खींच रखी हैं कि यहाँ से ये राज्य शुरू और वो खत्म, वो कितनी कृत्रिम है। बहुत कृत्रिम है। क्या हमारी सांस्कृतिक जड़ें, हमारे मौसम और हमारी परंपराएं उन राजनीतिक सीमाओं से कहीं ज्यादा गहरी और तरल नहीं है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। यह सोचना दिलचस्प है कि क्या असल में संस्कृतियां राज्यों को बांटती हैं या फिर राज्य एक जैसी संस्कृतियों को अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।